1944 का साल, अक्टूबर का महीना। लाहौर से बेंगलोर पहुंचा एक युवक रेलवे स्टेशन पर लोगों से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल का रास्ता पूछ रहा था। एचएएल की शुरुआत 1940 में सेठ वालचंद हीराचंद ने की थी। शुरुआत में इसका नाम हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड था और यहाँ प्लेन बनाने का काम होना था। लेकिन फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान को काउंटर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इसका टेक ओवर किया। युद्ध के दौरान रॉयल एयरफोर्स के कारनामों के चलते एचएएल एक एलीट संस्थान के रूप में उभरा। इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए तब एरोनॉटिक्स का वही रुतबा था जो 21वीं सदी में कंप्यूटर का है। बैंगलोर स्टेशन पर खड़ा वो युवक भी इन इंजीनियरिंग के छात्रों में से एक था। बैंगलोर कैंट के पास पीजी लेने के बाद वो रोज एचएएल की बिल्डिंग में गया। यहाँ उसने इंटर्नशिप की। यही काम करते हुए साल 1945 में उसे एक सरकारी योजना का पता चला। भारत अब आजाद होने वाला था, 45 की बात है। कुछ दूरदर्शी नीति निर्माताओं को एहसास हुआ कि एक नए आजाद हुए देश को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में दीक्षित लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत कुछ लोगों को अमेरिका और ब्रिटेन जाकर सीखने का मौका मिला। उन्हीं में से एक वो युवक भी था। लाहौर से शुरू हुई यात्रा अब अमेरिका की ओर अग्रसर थी, जिसका अगला पड़ाव अमेरिका का कैलिफोर्निया शहर था। युवक कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहता था, लेकिन कैलटेक ने एडमिशन देने से कर दिया इनकार। इसके बाद उस युवक ने मिनेसोटा विश्वविद्यालय में मास्टर ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। 1947 में उसे कैलटेक जाने का मौका मिल गया, लेकिन कैलटेक में उस दौर में एक टीचर हुआ करते थे, हान लीपमैन। लीपमैन का इंजीनियरिंग की दुनिया में बड़ा नाम था। लीपमैन को जैसे ही पता चला कि एक भारतीय युवक उनसे मिलना चाहता है, उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया। कारण यह कि लीपमैन अपने पिछले भारतीय छात्र से बहुत निराश थे। वो छात्र टूल्स इस्तेमाल करना और अपने हाथों से काम करना अपनी तौहीन समझता था, जिसके चलते लीपमैन भारतीयों से खासे खफा थे। हालांकि उस नए युवक ने कई बार कोशिश की और अंत में लीपमैन ने उस छात्र को छात्र की तरह डील करने के लिए रजामंदी भर दी। छात्र और गुरु का यह रिश्ता दोस्ती में बदला और ताउम्र कायम भी रहा। लीपमैन ने हाथों से काम करना सिखाया था उन्हें। इस शख्स ने भारत को आसमान तक पहुंचा दिया, लेकिन इस शख्स का नाम था प्रोफेसर सतीश धवन। भारत जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च करता है, धवन का नाम आपको सुनाई देता ही है। धवन इसरो के निदेशक रहे थे। इसरो के जिन नन्हे कदमों की शुरुआत विक्रम साराभाई ने की थी, धवन ने उन्हें एक तेज रफ्तार दौड़ में बदला। इस एक संस्थान में उनका योगदान ही उन्हें भारत के महान वैज्ञानिकों की श्रेणी में शामिल कर देता है। लेकिन धवन ऑक्टोपस के जैसे थे। एक ही समय पर वो इसरो और आईआईएससी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दोनों संस्थानों को हेड करते थे। वही हवाई उड़ान की बारीकियों को समझाते समझाते शेक्सपियर को कोड भी कर देते थे। ऑक्टोपस मतलब अनेक भुजाएं, अनेक काम करते थे। कभी वक्त मिला तो पुलकित बर्ड सैंक्चुरी में पक्षियों की उड़ान भी निहारते थे और उन्हें देखते हुए भी एरोडायनेमिक्स का पूरा तिया पाचा वो नोट करते थे। इतना ही नहीं, देश को डॉक्टर कलाम देने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। क्या थी वैज्ञानिक सतीश धवन की कहानी, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। साल 1951 में जब भारत लौटते हैं डॉक्टर धवन, उनके आगे के प्लांट में भारत में नए इंजीनियर तैयार करना था। उसी साल उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी में छात्रों को पढ़ाने का जिम्मा दिया गया। उस दौर में आईआईएससी में काम करने वाले इसे दी इंस्टीट्यूट के नाम से बुलाते थे। धवन की आईआईएससी में नियुक्ति का भी एक किस्सा है। धवन की पीएचडी ट्रेनिंग गणित और फिजिक्स में थी, इसलिए जब उन्होंने आईआईएससी में अप्लाई किया, वहां के निदेशक ने उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय भेज दिया, ये कहते हुए कि उनके ज्ञान का वहां बेहतर उपयोग हो पाएगा। इलाहाबाद में उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। धवन एक डेस्क पर बैठे, एक के बाद एक लोग आकर उनसे सवाल पूछ रहे थे। उनमें से एक ने धवन के सामने एक ग्राफ रखा और उनसे ग्राफ पर बनी रेखाओं को नाम देने को कहा। धवन कुछ देर बैठे सोचते रहे। इंटरव्यू लेने वाले को लगा कि धवन को जवाब नहीं पता। उसने धवन को तल्ख आवाज में कुछ बातें सुना दी। धवन चुपचाप सुनते रहे। जब सामने वाले की बातें खत्म हो गई, धवन ने सामने ग्राफ उल्टा कर दिया और महोदय को समझाया कि किताब से ग्राफ कॉपी करते हुए उन्होंने उसे उल्टा छाप दिया है। धवन जब आईआईएससी में पढ़ाते थे, उनके घर में एक युवक काम करता था, बी रमैया, जिसे प्यार से वो रामू कहकर बुलाते थे। अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए धवन को लकड़ी के कुछ सेटअप बनाने होते थे। इस काम को वो अपने हाथ से करते थे और रामू इसमें उनकी मदद किया करता। रामू की प्रतिभा देखते हुए धवन ने उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा बनाया और आगे चलकर इन्हीं रामू के बेटे ने
इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स में बतौर इंजीनियर नौकरी की। 1962 में धवन आईआईएससी के निदेशक नियुक्त होते हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने आईआईएससी में साइंस, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, इकोलॉजी और एटमॉस्फेरिक साइंस जैसे विषयों में नए शोध कार्यक्रम शुरू किए। 1971 में सतीश धवन ने आईआईएससी से थोड़ा सा विराम लिया। वो वापस कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि कैलटेक गए और शोध के कार्य में रम गए। उसी साल दिसंबर में भारत के लिए एक बुरी खबर आई। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु हो गई। इसरो के निदेशक होने के साथ साथ साराभाई प्रधानमंत्री के साइंटिफिक एडवाइजर भी थे। प्रधान सचिव पीएन हक्सर ने इंदिरा को इसरो के नए हेड के लिए डॉक्टर धवन का नाम सुझाया। वरिष्ठ वैज्ञानिक वीपी बाल गंगाधरन अपनी किताब में बताते हैं कि शुरुआत में इंदिरा धवन को ये ऑफर नहीं देना चाहती थी। इंदिरा ने कुछ वक्त पहले धवन को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च CSIR के डायरेक्टर जनरल और रक्षा मंत्री के सलाहकार का पद ऑफर किया था, जिसे धवन ने ठुकराया था। इसके चलते इंदिरा धवन से थोड़ी नाराज चल रही थी। अंत में इंदिरा के सलाहकार प्रोफेसर MGK मेनन ने इंदिरा को धवन के नाम पर राजी किया। इंदिरा ने धवन से फोन पर बात की, धवन को पद संभालने के लिए राजी किया, लेकिन धवन ने साथ में कुछ शर्तें रखी। धवन की 3 शर्तें क्या थी? पहली, वो आईआईएससी के निदेशक बने रहना चाहते हैं। दूसरी, अंतरिक्ष अभियान का मुख्यालय अहमदाबाद से बेंगलोर लाया जाए। और तीसरी, लौटने से पहले उन्हें अमेरिका में वो शोध कार्य पूरा करने दिया जाए जो वो कर रहे हैं। इंदिरा तीनों शर्तों पर राजी हुई। इस तरह 1972 में डॉक्टर धवन भारत लौटे और इसरो के तीसरे निदेशक हुए। इस बीच ये पद कुछ समय के लिए प्रोफेसर MGK मेनन ने संभाला था। इसरो के निदेशक रहते हुए उन्होंने भारत के स्पेस प्रोग्राम को रफ्तार दी। साथ ही ये सुनिश्चित किया कि इसरो एटॉमिक कमीशन से अलग रहे। इसरो को ब्यूरोक्रेसी से दूर रखने के लिए वो सैटेलाइट प्रोग्राम बैंगलोर लेकर आए। इसरो को रक्षा मंत्रालय से दूर रखने का ये फायदा हुआ कि भारत को फ्रांस आदि देशों से तकनीकी सहायता मिल पाई, क्योंकि हम ये क्लेम कर पाए, जो कि सही भी बात थी, कि हम जो टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं या जो टेक्नोलॉजी अचीव करना चाहते हैं वो उसका मिलिट्री यूज नहीं होगा, हम स्पेस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं। इसी दौर में डॉक्टर धवन ने भारत के लिए अगली 5 के वैज्ञानिकों को भी तैयार किया। इनमें से एक भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी थे। डॉक्टर कलाम धवन के साथ काम करने के दौरान का एक किस्सा बताते हैं। 10 अगस्त 1969 की बात है। SLV-3 के जरिए 40 किलो का एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाना था। डॉक्टर कलाम इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। डॉक्टर कलाम बताते हैं कि लॉन्च होने में सिर्फ चंद सेकंड का वक्त था जब अचानक सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लॉन्च कैंसिल करने का एक नोटिफिकेशन आया। आखिरी फैसला डॉक्टर कलाम के हाथ में, वो डायरेक्टर थे। उन्होंने लॉन्च जारी रखने का निर्देश दिया और सैटेलाइट सीधा बंगाल की खाड़ी में गिर गया, मतलब सही जगह नहीं गया। कलाम बताते हैं कि ईंधन सिस्टम में कुछ रिसाव हो रहा था, लेकिन उन्हें लगा कि इसका खास असर होगा नहीं, लेकिन उनका अनुमान गलत साबित हुआ। कलाम का ये पहला सैटेलाइट लॉन्च था जो फेल हो गया। अब प्रेस का सामना करने की बारी थी। प्रेस अब ग्रिल करना चाहती थी। डॉक्टर कलाम जानते थे कि वहां प्रेस में देश विदेश के पत्रकार मौजूद थे और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके सवालों का क्या जवाब देंगे। इतने में सतीश धवन वहां आए। प्रेस का सामना करने के लिए वो खुद आगे हुए और उन्होंने कहा, हम असफल रहे, लेकिन मुझे अपनी टीम पर बहुत भरोसा है और मुझे विश्वास है कि अगली बार हम निश्चित रूप से सफल होंगे। डॉक्टर कलाम बताते हैं कि इस बात से वो बहुत हैरान हुए। धवन ने असफलता का दोष अपने सिर लेते हुए अपनी टीम को बचा लिया। इसके बाद 18 जुलाई 1980 को एक बार फिर से लॉन्च की कोशिश की गई, ये सफल रही। इस बार धवन ने डॉक्टर कलाम को आगे करते हुए उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा। डॉक्टर कलाम बताते हैं कि लीडरशिप के मामले में धवन हमेशा नजीर पेश किया करते थे। हर सफलता का श्रेय टीम को मिलता था, जबकि असफलता वो अपने कंधों पर ले लिया करते थे। डॉक्टर कलाम एक और किस्से का जिक्र करते हैं। श्रीहरिकोटा में सैटेलाइट लॉन्च सेंटर का निर्माण होना था। इस काम के लिए साइट और बिल्डिंग्स का प्लान डॉक्टर धवन को दिखाया गया। उन्होंने पाया कि इस काम के लिए उस इलाके के 10,000 पेड़ों को काटा जाना था। धवन इसके लिए तैयार नहीं हुए। कलाम लिखते हैं कि धवन को पेड़ों और पक्षियों से बहुत प्यार था। हर सुबह वो जंगल जाते और वहां पक्षियों को देखा करते। हर किसी को पता था कि इस दौरान उनसे काम के लिए संपर्क ना किया जाए। पक्षियों की उड़ान उन्हें खासी प्रभावित करती थी क्योंकि, और इस विषय पर उन्होंने हाउ बर्ड्स फ्लाई नाम की एक किताब भी लिखी थी, जिसमें पक्षियों की उड़ान के एरोडायनेमिक्स को समझाया गया था। बहरहाल श्रीहरिकोटा में पेड़ों को बचाने के लिए धवन ने टीम की 2 घंटे तक मीटिंग की और ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को बचाने में वो कामयाब भी रहे। जो पेड़ काटे गए उनके बदले एक दूसरी जगह पर पेड़ लगाए गए। डॉक्टर कलाम बताते हैं कि पहली बार इसरो के डायरेक्टर के ऑफिस से एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया गया, जिसमें लिखा था, सीधे चेयरमैन के आदेश के बिना कॉम्प्लेक्स से एक पेड़ भी नहीं काटा जाएगा। 1984 तक धवन इसरो के निदेशक रहे।
इस दौरान भारत ने सैटेलाइट लॉन्च में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए रिमोट सेंसिंग, संचार, मौसम आदि क्षेत्रों में अपनी शक्ति का इजाफा किया। इनसैट, पीएसएलवी, आईआरएस जैसे सिस्टम्स तैयार हुए जिन्होंने भारत को स्पेस रिसर्च की श्रेणी में अग्रणी देशों में लाके खड़ा किया। डॉक्टर कलाम बताते हैं कि इस दौरान डॉक्टर धवन ने इसरो से कोई तनख्वाह भी स्वीकार नहीं की, मात्र ₹1 प्रतीक के रूप में लेते रहे। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं थी क्योंकि इस दौरान आईआईएससी से उन्हें नियमित तनख्वाह मिलती थी। साल 2002 में आज ही के दिन यानी 3 जनवरी को डॉक्टर धवन का निधन हुआ। जीते जी उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे नागरिक सम्मानों से नवाजा गया। वहीं उनकी मृत्यु के बाद उनके सम्मान में श्रीहरिकोटा में स्थित सैटेलाइट लॉन्च सेंटर का नाम बदलकर प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया। डॉक्टर धवन की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए आज का एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप देख रहे थे दी ललन टॉप की खास पेशकश तारीख, जिसे लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।